हेलो एवरीवन, PCS 360 में आपका स्वागत है। तो PCS 360 में आपको PCS के रिगार्डिंग जितना भी सिलेबस है पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। जो मेरा मेन बेसिक है, सारे स्टेट PCS है, हम सभी को लेकर चल रहे हैं, सारे स्टेट PCS को हम लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग ये इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, अभी जो मेरा पहला जो फोकस रहेगा BPSC के सारे सिलेबस को कंप्लीट कराना है। तो हम लोग जानते हैं कि BPSC में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिर आपको करंट अफेयर, तो ये सब सारे चीज़ें आपको पढ़ने पड़ते हैं। लेकिन उसका बिहार स्पेशल भी है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर क्या है? आपको बिहार स्पेशल हो गया, हिस्ट्री हो गया, करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, ये सब आपको स्कोरिंग पेपर है। लेकिन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी है, नो डाउट, उसको भी कंप्लीट करना है। लेकिन जो मेरा मेन पर्पस रहेगा, जैसे देख सकते हैं आप, हिस्ट्री को आपको 30 से 32 नंबर का BPSC में पूछा जाता है। तो अब BPSC में जो पूछा था 30 से 32 नंबर का, तो एंशिएंट पूछा जाता है, मिडावल पूछा जाता है, मॉडर्न पूछा जाता है। तो 5 नंबर एंशिएंट, 4 नंबर मिडावल, उसके बाद 18 नंबर का आपको 18-20 नंबर का आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। आप लोग सिलेबस देख भी सकते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं, तो मेरा मेन थिंग है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करें। उसके बाद देखिए, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ बहुत सारे चीज़, जो भी चीज़ें आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो हम लोग पढ़ेंगे, आपको अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनी, जो यूरोपियन कंपनी का जो अराइवल हुआ था, इसी के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं PCS 360 में। ओके, आप लोग देखें तो वास्को डी गामा के बारे में तो सब लोग जानते हैं। वास्को डी गामा ने जो इंडिया की खोज की थी, आपको अच्छे तरीके से पता है। तो वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ आए थे? जो वास्को डी गामा जो सबसे पहले जो आए थे आपको केरल में आए थे, वेस्टर्न कोस्ट में आए थे। तो उस समय जमूरिन का शासन था। कौन था उस समय? जमूरिन का शासन था। उसके बाद जमूरिन ने उनको कहा कि अब्दुल मजीद को कि इनको इंडिया के सैर करा दें। तो वास्को डी गामा जो है, वास्को डी गामा रियल में कब आए? 20 मई 1498 को आए। अब काल में आए वास्को डी गामा 20 मई 1498। और वास्को डी गामा का जो मेन पर्पस था वो बिजनेस का पर्पस था। वास्को डी गामा का मेन पर्पस था बिजनेस का पर्पस था। तो हम लोग कह सकते हैं कि बिजनेस का पर्पस 60 टाइम्स, देखिए 60 टाइम मोर प्रॉफिट्स इन ब्लैक पेपर्स। तो वास्को डी गामा को 60 टाइम आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था ब्लैक पेपर्स में। तो वास्को डी गामा के बारे में आप लोग समझ गए हैं। वास्को डी गामा कहाँ, देखिए वास्को डी गामा को कौन लीड कर रहा था? अब्दुल मजीद लीड कर रहा था। वो कहाँ आए थे? जो वो पहुंचे थे कालीकट में। कालीकट कहाँ है? केरला में, वेस्टर्न कोस्ट। समझ गए? वो जो आए थे 20 मई 1498 को आए थे। वेलकम बाय जमोरिन। जमोरिन जो शासन थे उनका स्वागत किए थे। किसका? वास्को डी गामा का। ओके, वास्को डी गामा का मेन पर्पस क्या था आने का? वास्को डी गामा ने तो इंडिया की खोज की। आने के बाद उन्होंने फिर इंडिया की जब सैर की तो पता चला कि उनके लिए जो बेटर लगा, तो वो यहाँ से लेकर वो चले गए अपने कंट्री में, उन्होंने सेल किया। तो हम लोग ब्लैक पेपर कह सकते हैं 60% उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होता है ब्लैक पेपर में। किसको? वास्को डी गामा को। ऐसे वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आते हैं। कितना? वास्को डी गामा इंडिया 3 बार आते हैं। तो हम लोग तो समझ गए। आपको वास्को डी गामा कब आए? आपको 20 मई 1498 को आए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जो पढ़ना है, यूरोपीय कंपनी का जो आगमन पढ़ेंगे, तो हम लोग पोर्तुगीज पढ़ेंगे। पोर्तुगीज तो 1498 में बता दी अभी आपको। इंग्लिश पढ़ेंगे, जिसको ब्रिटिश बोलते हैं, जो हम लोग के हिंदुस्तान पे जो राज किए थे। देख सकते हैं 1947 में आज़ादी के बाद उनसे छुटकारा मिला है। तो डच के बारे में देखेंगे, 1602 में पढ़ेंगे, है ना, डच से रिलेटेड पढ़ेंगे। फिर हमको डैनिश पढ़ेंगे, डेनमार्क पढ़ेंगे, फिर आपको फ्रेंच पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे अभी जो मेरा जो मेन चर्चा रहेगा, आपको पोर्तुगीज के बारे में चर्चा रहेगा। किसके बारे में? पोर्तुगीज के बारे में चर्चा रहेगा। तो पोर्तुगीज का जो था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो थे, फर्स्ट पोर्तुगीज वाइस रहते। कौन थे? फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर एंड वाइस रहते हैं। ये 1505 की बात की जा रही है। कब की? 1505 की बात की जा रही है। फर्स्ट पोर्तुगीज वाइसराय और गवर्नर थे। तो इनकी जो पॉलिसी जो अपनाया गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी जो अपनाया गया था, इन लोगों की वजह से ही यूरोप, मतलब इंडिया में इनका सत्ता काबिज हुआ। तो सबसे पहले जो मतलब जिनका शासन चला था, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को जो अपनाया था, उनका नाम था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ब्लू वाटर पॉलिसी को किसने अपनाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था। समझ गए? इसका जो कार्यकाल था 1505 से लेकर 1509 तक में आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कार्यकाल था। ये समझ गए? देखिए मेरा जो मेन कंसेप्ट रहेगा कि आपको इस तरीके से पढ़ाएं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ जो हम पढ़ाएंगे इसका PDF आपको टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दिया जाएगा। लेकिन जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पे लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उस टॉपिक पे हम वीडियो बना देंगे, टेंशन नहीं लेने का। आपको जो भी है मतलब कंसेप्ट तरीके से हम बताने की अपने अकॉर्डिंग हम कोशिश कर रहे हैं।
फिर उसके बाद पहला जो गवर्नर वायसराय था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, और सेकंड में जो था आपको अफांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? सेकंड में आपको अफांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? आपको सेकंड कौन था? सेकंड गवर्नर था। समझ गए? इनका जो कार्यकाल था 1509 में, समझ गए? 1509 में। अब देखिए 1509 में तो इनका स्टार्ट हुआ कार्यकाल, समझ गए? आपको जो अल्मेडा का जो खत्म हुआ तो अल्बुकर्क का स्टार्ट हुआ, समझ गए? अल्बुकर्क का स्टार्ट हुआ जो सेकंड गवर्नर था। अब देखिए 1510 में क्या करता है? कैप्चर गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह से क्या कर लिया? आपको गोवा को कैप्चर कर लिया। जो कौन था? बीजापुर का रूलर था। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर का रूलर था। उनसे कब्जा कौन किया? उनसे कब्जा अल्बुकर्क ने कर लिया। ओके, आप समझ गए? अब देखिए अल्बुकर्क जो है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। अल्बुकर्क को पोर्तुगीज का रियल फाउंडर पावर कहा था। अल्बुकर्क को रियल फाउंडर ऑफ पावर्स इन पोर्तुगीज इन इंडिया। अगर अल्बुकर्क अगर कब्जा नहीं करते हैं तो पोर्तुगीज का यहाँ सत्ता स्थापित नहीं होता है, इसीलिए पोर्तुगीज का महान उसको माना जाता है। अब देखिए अब इन्होंने इंपीरियलिज्म पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए अब जो आपको देखिए 1511 में आपको मलक्का को कैप्चर किया, 1515 में कैप्चर हॉर्मुज को किया, समझ गए? अब पोर्तुगीज जो है गोवा में आपको सती प्रथा को भी हटाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। सती प्रथा तो आप लोग समझते हैं क्या होता है? सती प्रथा ये होता है कि अगर किसी के हस्बैंड अगर डेथ कर जाता है तो उसको बहुत बुरे तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, उसको जला दिया जाता है, या कुछ लोग जलाते नहीं तो किसी अलग जगह पे रख देते हैं, उनको समाज से काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये सब एक्टिविटीज को आपको पोर्तुगीज ने चेंज किया। कहाँ? गोवा में चेंज किया। तो कह सकते देखिए वो कहीं ना कहीं अगर वो अपना शासन स्टार्ट किए तो इससे क्या मिला? कहीं ना कहीं आपको महिलाओं को सपोर्ट मिला। जो जिस तरीके से गलत किया जाता सती प्रथा को जो सपोर्ट किया जाता उसको खत्म करने का काम आपको पोर्तुगीज ने किया, अल्बुकर्क ने किया था। समझ गए? ये आपको बहुत बेटर तरीके से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए नैना दी कुनवा का कार्यकाल जो हम बता रहे हैं 1529 से लेकर 1538 तक में नैना दी कुनवा का कार्यकाल चलता है। इसने जो किया था आपको कोचिन जो उसका कैपिटल था वो गोवा में ट्रांसफर कर दिया। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई रहता था, मतलब किसी का कैपिटल था पटना, फाइनली ट्रांसफर करके बिहार चल गया। इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो आपको नैना दी कुनवा का जो कैपिटल था वो क्या कर दिया? वो ट्रांसफर कर दिया गोवा में। गोवा तो समझ गए, गोवा के बारे में बता चुके हैं आपको। अब देखिए एक्वायर्ड बेसिन को एक्वायर के कब्जा किया बहादुर शाह ऑफ गुजरात। बहादुर शाह ऑफ गुजरात से मतलब क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, प्राप्त कर लिया। किसने किया? आपको नैना दी कुनवा किया। नैना दी कुनवा कार्यकाल क्या था? आपको नैना दी कुनवा का जो कार्यकाल था, नैना दी कुनवा का जो कार्यकाल था आपको 1529 से लेके आपको 1538 तक कार्यकाल था। समझ गए ये आपको? अब देखिए पोर्तुगीज के बारे में देखते हैं। 1503 में पोर्तुगीज इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कोचिन। पोर्तुगीज का जो पहला फैक्ट्री कोचिन में इस्टेब्लिश किया गया था 1503 में। पोर्तुगीज का पहला फैक्ट्री आपको 1503 में इस्टेब्लिश किया गया था। पोर्तुगीज का पहला फैक्ट्री 1503 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, नेक्स्ट बोर्ड में। देखिए 1505 में जो सेकंड फैक्ट्री था कन्नौर में, किसका? पोर्तुगीज का। समझ गए? अब देखिए 1632 में देख रहे हैं, 1632 में शाहजहां डिस्ट्रॉय ऑल इस्टेब्लिशमेंट कोर्ट ऑफ पोर्तुगीज का जितना भी आपको था, जितना भी आपको इस्टेब्लिशमेंट जो किया गया था, मतलब बिजनेस से रिलेटेड पोर्तुगीज का जो जितना भी था आपको इस्टेब्लिशमेंट सारे को आपको डिस्ट्रॉय कर दिया। किसने किया? आपको शाहजहां ने किया। आपको 1947 के बारे में बताते हैं। जॉस फिलिया एंड बोसा वाज ए गवर्नर जनरल ऑफ गोवा। ये क्या थे? देखिए उस समय भी 1947 में गवर्नर जनरल ऑफ गोवा थे, है ना? कौन थे? जॉस फिलिया थे। अब देखिए 1961 की जो बात कर रहे हैं, पोर्तुगीज लेफ्ट गोवा। पोर्तुगीज क्या करता है? गोवा को छोड़ देता है। क्या करता है? पोर्तुगीज गोवा को छोड़ देता है, लेकिन रिटेन किसको किया? दीव एंड दमन को रिटेन किया जाता है, उसको बचा के रखता है। अब देखिए 1961 की जो बात कर रहे हैं, मैनुअल एंटीनियो जो थे वह सिल्वा वाज ए गवर्नर जनरल ऑफ गोवा। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले आपको पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज 1498 में आए, और सबसे लास्ट में कौन जा रहे हैं? सबसे अभी तो आपको तीनों जब पढ़िएगा, आपको पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच फ्रेंच पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन अभी हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको पोर्तुगीज आते हैं, ओके, और उसके बाद 1498 में जाते हैं कब? 1961 में। इसका मतलब देश जब आजाद होता है उसके बाद
आपको पूरे तरीके से पोर्तुगीज जाते हैं। तो उस समय देखिए 1961 तक इसका मतलब पोर्तुगीज रहता है, बता रहा है देश के आज़ाद होने तक भी रहता है, आज़ाद होने के बाद भी। अब देखिए 1961 मैनुअल सिल्वा एंटोनियो वाज ए गवर्नर जनरल ऑफ गोवा, क्या गवर्नर जनरल गोवा का रहता है। अब ये तो आप समझ गए, अब समझिए किसने किसकी खोज की है। तो हम लोग बता सकते हैं कोलंबस तो आप तो जान गए हैं कि आपको वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है। अब देखिए क्रिस्टोफर जो कोलंबस थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की। क्रिस्टोफर कोलंबस क्या की, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। अब कैप्टन कुक के बारे में जान रहे हैं, कैप्टन कुक किसने, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। और तस्मान जो थे हॉलैंड, इन्होंने न्यूजीलैंड की खोज की थी। आपको देखो प्रिंटिंग प्रेस को स्टार्टिंग, जैसे कि आज हम लोग अखबार वगैरह पढ़ते हैं, तो पोर्तुगीज का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रिंटिंग प्रेस को जो स्टार्ट करने वाले हैं, प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता जो है आपको पोर्तुगीज है। प्रिंटिंग प्रेस को जो स्टार्ट करने वाले आपको पोर्तुगीज है, समझ गए कौन है, पोर्तुगीज है। अब पोर्तुगीज का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है जो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, बहुत सारे एग्जाम में भी देख सकते हैं, पीसीएस का भी सब फेवरेट टॉपिक है। आपको यूपीपीसीएस हो या बीपीएससी हो या आपको उत्तराखंड पीसीएस हो, सब जगह आप अगर आप और सारी किताबें देखते हैं, घटना चक्र वगैरह, तो आपको ये सब मिल जाएगा। तो पोर्तुगीज का जो कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने स्टार्ट किया टोबैको, रेड चिलीज, पोटैटो, पपाया, है ना, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटेड बाय पोर्तुगीज। ये सब पोर्तुगीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया था, समझ गए। तो पोर्तुगीज का इतना सारा योगदान है, मतलब पोर्तुगीज का इतना सारा दिया गया है योगदान, हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि देखिए टोबैको तो नहीं जान रहे हो, पोर्तुगीज ने बताया। अब पपाया का कल्टीवेशन नहीं जानते थे, पपाया कैसे उगाया जाता है, तो वो लोग मतलब वहां से जो जाहिर की बात है बीज लाए तो यहाँ उगाना स्टार्ट किया, तो पपाया हम लोग को पता चल गया, है ना। तो ये सब सारे चीज आपको पोर्तुगीज से हम लोग लिए हैं। ओके, देखिए तो हम तो पोर्तुगीज के बारे में पढ़ा दिया। पोर्तुगीज में हम लोग अल्मेडा के बारे में पढ़ा, अल्बुकर्क के बारे में पढ़ा। अब पोर्तुगीज में हम लोग ये भी पढ़ेंगे सती प्रथा को खत्म करने में अल्बुकर्क का बहुत बड़ा योगदान है। ओके, सती प्रथा तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी हस्बैंड का अगर डेथ हो जाता है तो उसकी बीवी को उसके साथ जला दिया जाता है। अगर नहीं भी जलाया जाता तो कुछ लोग प्रताड़ित करते हैं, उसको समाज से काट देते हैं, उसको वैसे जगह रख देते हैं जहाँ पर मतलब कोई आ जा नहीं सकता है, किसी का उससे परछाई नहीं लगे। तो ये सब सारी चीजें थे जिसको आपको गोवा में खत्म करने का काम किसने किया है, आपको पोर्तुगीज ने किया है अल्बुकर्क के द्वारा। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं इस बात को। तो ये हम लोग तो पोर्तुगीज तो हम लोग देख चुके हैं। तो अभी हम लोग डच की बात कर रहे हैं, डच की बात कर रहे हैं। तो डच कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं, डच को हम नीदरलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डच को क्या बोलते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड बोलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो होता है 1602 में इस कंपनी का फॉर्मेशन होता है, समझ गए। पहला फैक्ट्री इसका जो रहता है मसूलीपट्टनम, कहाँ रहता है, पहला फैक्ट्री आपको रहता है मसूलीपट्टनम में। कब रहता है, 1605 में रहता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम का आंध्र प्रदेश है। ओके, फिर हमारा कंस्ट्रक्टेड फोर्ट विलियम इन कोची एंड 1663 आफ्टर डिफीटिंग पोर्तुगीज। जब पोर्तुगीज को जब हरा देता है तो कोची में आपको फोर्ट विलियम बनाता है। कब बनाता है, 1663 में बनाता है फोर्ट विलियम। किसको, पोर्तुगीज को हराने के बाद। कौन बनाता है, डच बनाता है। ओके, पोर्तुगीज जब पोर्तुगीज को हराता है तो पोर्तुगीज का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। उसके बाद से क्या होता है, डच एक्सपैंड कर लेता है, डच एक्सपैंड करने लगता है। ओके, देखिए डच ही कैसा, जो आपको फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने स्टार्ट किया था, डच ने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डच ने ही स्टार्ट किया था। ओके, हम देख कंसीडर इंग्लिश आफ्टर डिफीटिंग इन द बैटल ऑफ बेदेरा। देखो बैटल ऑफ बेदेरा जो हुआ था 1759 में हुआ था। ब्रिटिश और बैटल ऑफ बेदेरा ब्रिटिश नहीं, बैटल ऑफ बेदेरा जो हुआ था आपको डच और पोर्तुगीज के बीच में हुआ था, जिसमें आपको डच ने पोर्तुगीज को हरा दिया था। बैटल ऑफ बेदेरा का हुआ था 1759 में बैटल ऑफ बेदेरा हुआ था। किसके बीच में हुआ था, आपको डच और पोर्तुगीज के बीच में। जीता कौन था, आपको डच जीता था, जिसके कारण से डच जीतने के बाद अपना एक्सपैंड करने लगा, वहां से पोर्तुगीज का लेवल लो हो जाता है। ओके, हम कह सकते हैं देखो फर्स्ट डच फैक्ट्री बिगन स्टार्ट इन पिपली। देखो बंगाल में जो स्टार्ट किया था, देखो क्या कहता था, चिंसूरा। पहला जो आपको फर्स्ट डच फैक्ट्री इन बंगाल, पहला जो डच फैक्ट्री जो था बंगाल में, कहां किया था, चिंसूरा पिपली में किया था, दूसरा चिंसूरा में करता है। पूछ सकता है पहला डच फैक्ट्री, डच ने पहला फैक्ट्री बंगाल में कहां मतलब स्थापित किया था, तो उन्होंने पिपली में किया था, पिपली में, और सेकंड कहां, चिंसूरा में किया था। देखिए बंगाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, बंगाल का ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत बढ़िया है। अगर जो भी हम लोग पढ़ते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, डच पढ़ा, पोर्तुगीज पढ़ा, तो सभी के लिए देखो पोर्तुगीज का तो अलग हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण तो बंगाल एक सेंटर माना जाता है।
इसीलिए यहाँ पर बंगाल से चर्चा किया जा रहा है। बंगाल में तो पता चल गया आपको, डच ने बंगाल में अपना पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया था, आपको पेपली में लगाया था और सेकंड लगाया था आपको चिंसुरा में। ओके, डच को देखो, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, देखो डच का दूसरा नाम क्या है, नीदरलैंड है, समझे। डच कंपनी का नाम है डच इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड है। तो भी हम लोग ने देख लिया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग किसका पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपको इंग्लिश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम लोग पोर्तुगीज के बारे में देख चुके हैं और डच के बारे में देख चुके हैं, तो अभी हम लोग देखेंगे आपको ब्रिटिश के बारे में पढ़ रहा है। तो ब्रिटिश में जानते हैं कि हम लोग ब्रिटिश ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पांचों में से पोर्तुगीज हो गया, इंग्लिश हो गया, डच हो गया, आपको डैनिश हो गया, फ्रेंच हो गया, तो इंग्लिश आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो ब्रिटिश से बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है, तो हम लोग देखते हैं, है ना। ब्रिटिश से देखेंगे आपको जॉन मंडल जो फर्स्ट पर्सन था जो 1599 में आपको इंडिया आया था, है ना। तो वो दिसंबर 1600 में आपको क्वीन एलिजाबेथ जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के ट्रेड के लिए आपको अनुमति देती है। 15 साल के ट्रेड के लिए अनुमति कौन देती है, क्वीन एलिजाबेथ देती है ना। किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को देती है। देखिए 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव टू जहांगीर। 1609 में आपको कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे जहांगीर के दरबार में जाते, कहाँ थे, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, समझ गए। अब देखिए अभी हम लोग देखेंगे 1611 में जो फर्स्ट आपको टेम्पोररी फैक्ट्री जो था आपको मसूलीपट्टनम में था। अंग्रेज का पहला फैक्ट्री कहाँ था, मसूलीपट्टनम में। कब था, 1611 में, समझ गए। फिर अभी हम लोग देखेंगे अभी 1613 जो देखते हैं, 1613 आपको परमानेंट फैक्ट्री है। आपको इंग्लिश का परमानेंट फैक्ट्री आपको कहाँ था, आपको कब ओपन हुआ था, 1613 में हुआ था। किसका हुआ था, इंग्लिश का हुआ था। कहाँ हुआ था, आपको सूरत में हुआ था, देख सकते हैं। फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री ईस्ट इंडिया कंपनी इन सूरत, समझ गए। पहला फैक्ट्री कहाँ था, सूरत में। आपको परमानेंट फैक्ट्री आपको सूरत में 1613 में, समझ गए। अब देखिए थॉमस बेस्ट डिफेटेड पोर्तुगीज स्वाली में आपको थॉमस बेस्ट ने आपको पोर्तुगीज को हरा दिया था। ओके, आपको अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक फिर उसके बाद देखेंगे, आपको क्या देखेंगे, डैनिश देखेंगे, फिर फ्रेंच देखेंगे। तो फिर अभी हम लोग सबसे पहले डैनिश स्टार्ट करते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं डैनिश कर रहे हैं, तो डैनिश जो आया था आपको डेनमार्क से आया था। ओके, तो डैनिश अपने कंपनी को कब स्टैब्लिश किया, 1616 में स्टैब्लिश किया। कहाँ किया, तमिलनाडु के तंजौर में किया, समझ गए। तो ये फाइनली वो सेटलमेंट कहाँ गया, वो कलकत्ता के सीरमपुर में वो सेटलमेंट हो गया। वो अपने कंपनी को 1845 में अपने कंपनी को आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों उन्होंने बेच दिया। फिर बेचने के बाद क्या किया, मिशनरी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दिया, मतलब धर्मांतरण का कार्यक्रम इन्होंने स्टार्ट कर दिया। किसने किया, डैनिश ने किया। इनको लगा कि चलो यार बिजनेस अच्छा क्या है, हम धर्म फैलाने का काम करें। ये किसने किया था, डैनिश ने किया था। फिर तो डैनिश के बारे में फिर हम लोग पढ़ लिए। फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंच के बारे में। फ्रेंच के बारे में स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म बाई फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म जो किया गया था कॉलबर्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा, कॉलबर्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। कब किया गया था, 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलबर्ट के द्वारा फॉर्म किया गया था। तो फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत है। पहला फ्रेंच का जो फैक्ट्री था सूरत में, कहा था, सूरत में था। आपको कब किया, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री एट सूरत इन 166 सेट बाय फ्रांसिस कैरो के द्वारा पहला फैक्ट्री जो आपको स्थापित किया गया था आपको सूरत में। कब किया गया था, 1668 में किया गया था। देखो फ्रांसिस मार्टिन फाउंडेड पोंडिचेरी को किसने फाउंड किया, आपको फ्रांसिस मार्टिन ने पोंडिचेरी को क्या किया, आपको फाउंड किया था। ओके, फिर देखिए अभी हम लोग फर्स्ट कार्नेटिक वार के बारे में आएंगे। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार बहुत ही इंपॉर्टेंट वार होता है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट कार्नेटिक वार के बाद जो है ना पूरे तरीके से मतलब ब्रिटिश का कब्जा होता है, मतलब ब्रिटिश का कब्जा हो जाता है इंडिया पे अगर देखा जाए तो। क्योंकि देख रहे हैं कि पोर्तुगीज चला गया, पोर्तुगीज का फिर एक रिपुटेशन खत्म कर दिया। आपको डच तो फाइनली डच का भी खत्म हो गया। अब डैनिश तो बेच दिया। अब रहा फ्रेंच को क्या किया, कार्नेटिक वार के बाद कहीं ना कहीं आपको क्या हो गया था, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज हो गया था। किसका हो गया था, आपका अंग्रेज का इंक्रीज हो गया था। अंग्रेज कभी भी जो किया है मतलब दूसरे के कॉर्पोरेट से कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने का काम किया है, हम देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था आपको एक्सटेंशन ऑफ वार, देखो एक्सटेंशन ऑफ वार सक्सेसर इन ऑस्ट्रेलिया। यूरोप में आपको फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में मतभेद चल रहा था, फिर उसी का असर आपको इंडिया में दिख गया था। देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था 1746 से लेकर 1748
तक चला था, इसका मतलब 2 साल तक चला था। कितना साल तक चला? 2 साल तक ये चला था। देखिए ब्रिटिश अटैक फ्रेंच शिप, तो फर्स्ट कार्नेटिक वार कहाँ से स्टार्ट होता है? ब्रिटिश जो है फ्रेंच शिप पे अटैक कर देता है, वहीं से आपको फर्स्ट कार्नेटिक वार आपको स्टार्ट हो जाता है ना। फिर देखिए फर्स्ट कार्नेटिक वार जो स्टार्ट हुआ, देखिए फाइनली मतलब जो जिसका कब्जा किया उसको छोड़ दिया, फाइनली इसका यही कार्यक्रम चलता है। लेकिन उसके बाद जो हुआ एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई। देखिए ट्रीटी में क्या होता है? समझौता होता है। जैसे कि मैंने तुम्हारा कब्जा किया, मानते हैं कि अगर ब्रिटिश ने कब्जा किया फ्रेंच का, फ्रेंच ने कब्जा किया ब्रिटिश का, फाइनली दोनों में आपको एग्रीमेंट हो जाता है, दोनों के द्वारा सहयोग से आपको एक्सला चैपल की ट्रीटी होती है, एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। ओके, एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। हम लोग फर्स्ट कार्नेटिक वार पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से। ओके, फिर अभी हम लोग आ रहे हैं सेकंड कार्नेटिक वार में। देखिए सेकंड कार्नेटिक वार जो होता है 1749 से लेकर 1754 तक चलता है ना। 1749 से लेकर 1754 तक ये चलता है आपको 5 साल तक। कब से चलता है? ये 5 साल तक चलता है, समझ गया। लेकिन इसके साथ देखिए डुप्लेक्स जो था, डुप्लेक्स था फ्रेंच का फ्रेंच का, उसके साथ अलाइन कर लिया। किसको हराने के लिए? ब्रिटिश को हराने के लिए। देखिए डुप्लेक्स अलाइन विद मुजफ्फरजंग कहाँ का था? हैदराबाद का था। फिर आपको चंदा साहिब का, कार्नेटिक्स का, समझ गए। ये सब अलाइन कर लिए किसको हराने के लिए? ब्रिटिश को हराने के लिए। लेकिन उसके बाद भी ब्रिटिश ने किसको हरा दिया? फ्रेंच को हरा दिया, फ्रेंच को हरा दिया समझ गए। रॉबर्ट क्लाइव इमर्ज विक्ट्रीज, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। इसका मतलब आपको जो फ्रेंच को जो सपोर्ट कर रहे थे वो हार गए, रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, समझ गए। ये आपको क्या हो गया? सेकंड कार्नेटिक वार हो गया। सेकंड कार्नेटिक वार कब तक चला था? आपको 5 साल तक चला था। स्टार्ट हुआ था 1749 में, खत्म हुआ 1754 में। देखिए डुप्लेक्स कहाँ का था? फ्रेंच का था। डुप्लेक्स के साथ 2 थे, एक आपको मुजफ्फरजंग थे, एक चंदा साहब थे। मुजफ्फरजंग जो थे आपको हैदराबाद के थे, चंदा साहब थे आरकोट के थे, समझ गए। और फिर फाइनली क्या होता है? रॉबर्ट क्लाइव उसके बाद वो जीत जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। जीतने के बाद फिर क्या होता है? आपको ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। देखिए ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। देखिए जीतने के बाद क्या होता है? इंग्लिश का इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। मतलब उसका एक अपना एक क्या होता है कि जब जीतने तो मतलब एक अपना मनोबल बढ़ जाएगा, तो इंग्लिश का मनोबल बढ़ जाता है। फाइनली फिर उसके बाद फिर ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी होता है। अगर पूछ ले बीपीएससी में, यूपीपीएससी में देख सकते हैं आपको फर्स्ट कार्नेटिक वार जो हुआ था उसका मतलब ट्रीटी को क्या कहते हैं? एक्सला चैपल की ट्रीटी बोलते हैं। वो 2 साल के लिए चला था, 1746 से लेकर 1748 तक चला था, 2 साल के लिए। उसमें एक्सला चैपल की ट्रीटी हुई थी। और सेकंड कार्नेटिक वार में आपको जो हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी हुआ था, जो सेकंड कार्नेटिक वार 5 साल के लिए चला था। 1749 में स्टार्ट हुआ और 1754 में खत्म हो गया आपको सेकंड कार्नेटिक वार, ये आपको खत्म हो गया। फिर आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड कार्नेटिक वार। देखिए थर्ड कार्नेटिक वार देखेंगे आपको 1500 थर्ड कार्नेटिक वार में हम देखेंगे क्या? थर्ड कार्नेटिक वार जो हुआ था आपको फ्रेंच वाज डिफेंडेड इन 1760, मतलब 1760 में क्या हो गया? फ्रेंच ने हरा दिया, समझ गए। 1760 में फ्रेंच ने हरा दिया। 1758 देखिए थर्ड कार्नेटिक वार होता है 1758 से अगर थर्ड कार्नेटिक वार जो हम लोग देखते हैं जो होता है आपको थर्ड कार्नेटिक वार जो होता है 1758 से 1763 तक चलता है। थर्ड कार्नेटिक वार 1758 में स्टार्ट होता है, 1763 तक चलता है। देखिए थर्ड कार्नेटिक वार में होता है ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। कब होता है? 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। पौंडीचेरी वाज रिटर्न टू फ्रेंच। इसका मतलब क्या होता है? थर्ड कार्नेटिक वार में भी आपको हरा देता है। किसको? फ्रेंच को हरा देता है। लेकिन देखो बॉन्डीबाज होता है, देखो बैटल ऑफ बॉन्डीबाज में बुरे तरीके से आपको किसको हराता है? बैटल ऑफ बॉन्डीबाज में आपको फ्रेंच को हरा देता है। कौन हराता है? ब्रिटिश हराता है। अब इसमें पूछा जाता है बैटल ऑफ बॉन्डीबाज जो हुआ था उसमें फ्रेंच की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? आपको ब्रिटिश की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? जो फ्रेंच की तरफ से लीड कर रहे थे काउंट डी लैली कर रहे थे, और जो ब्रिटिश की तरफ से लीड कर रहे थे सर आयरकूट कर रहे थे। सर आयरकूट कर रहे थे जो ब्रिटिश की तरफ से लीड कर रहे थे। लेकिन देखिए इसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस हो जाता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, समझ गए। किसके बीच में होता है? आपको फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में होता है। किसके बीच में? फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है। ओके, समझ गए। तो हम लोग का क्लास यहाँ तक रहा है। पूरे तरीके से हम लोग खत्म हो गया। यूरोप कंपनी मतलब जो यूरोपियों का जो मतलब अराइवल ऑफ यूरोपियन था, आपको भारत में यूरोपियों का आगमन पूरे तरीके से खत्म कर दिए हैं। हम लोग पढ़े बहुत अच्छे तरीके से, पोर्तुगीज पढ़े, इंग्लिश पढ़े, डच पढ़े, डैनिश पढ़े, फ्रेंच पढ़े। इसको आप लोग अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसका PDF अच्छे तरीके से हम अपलोड कर दें। और इसमें जो अगर आपको लगा है तो कुछ लगा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करें।